जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक और सेशन लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्रिया, कुछ ना कुछ क्रियाएं करके फसल उत्पादन करना, मतलब कल्टीवेशन के कुछ ऐसे प्रोसेस करके, जैसे कि गुड़ाई, निराई, जुताई, कुछ ऐसी क्रियाएं करके, सिंचाई, बुआई करके हम जिससे फसल उत्पादन करेंगे। और इसके अंतर्गत पशुपालन भी आता है। ठीक है भैया, तो दो चीज़ें पहले ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता, एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत। एनिमल प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया, एनिमल हस्बेंड्री हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या क्या इसके अंतर्गत आता है? क्रॉप प्रोडक्शन, एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कह सकते हैं इसे, पशुपालन। पशु उत्पादन, क्योंकि देखिए जितने फार्म्स होते हैं, चाहे वो हैन फार्म हो, गाय के फार्म्स हो, मतलब काऊ फार्म हो, बफेलो फार्म हो, सिप फार्म हो, गोट फार्म हो, वो सब भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। हम उसे एग्रीकल्चर से अलग नहीं रखते। मत्स्य पालन यानी फिश प्रोडक्शन, फिशरीज, ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। यहाँ पे लिख सकते हैं फिशरीज। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता, फसल उत्पादन नहीं होता, गेहूं चावल पैदा करना सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, फिशरीज, बर्ड प्रोडक्शन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, जैसे हैन, डक, ये सब भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, मिल्क, एग, मीट, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट जो कुछ भी हम यूज करते हैं, वो सब एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आ जाते हैं। ठीक है भैया, और ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शन किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है इसमें? सबसे पहले तो हमें इसमें देखना क्या है कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में एग्रीकल्चर देखें तो भारत में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? अगर 2011 सेंसस मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भी चलें तो अभी भी 52% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 52%। ठीक है भैया, और आज़ादी के समय तो ये लगभग हुआ करती थी 60 to 65%। अगर हम उस समय का देखें तो डिपेंडेंसी कुछ एग्रीकल्चर पे कम जरूर हुई है, लेकिन अब भी लगभग आधी जनसंख्या, आधी से ज़्यादा 52% जनसंख्या अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर और एग्रीकल्चर बेस्ड फैक्ट्रीज या एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज, जो ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि चिप्स जो बनते हैं आलू के, या ऐसे चीज़ों पर डिपेंड हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम कहेंगे फूड प्रोडक्शन, फूड मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनीज हैं उनसे, या फिर डायरेक्ट एग्रीकल्चर से कृषि करने वाले लोग हैं, किसान, वो जनसंख्या अगर हम देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का 52% डायरेक्ट उन पर निर्भर है। ठीक है भैया, और अगर हम जीडीपी की भी बात करें तो लगभग 16 to 17% जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल होता है। भारत की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में 16 to 17% होती है एग्रीकल्चर का योगदान। ठीक भैया, अच्छा ये तो हो गई डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर पे। अब थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एग्रीकल्चर, सबसे बेसिक एग्रीकल्चर जो जनरली अब हम यूज करते हैं
वो हमें भारत में ही देखने को मिलती है। उस समय के देखिए, भारत अगर हम यूं समझें, भारत का जम्मू वाला रीजन यहां समझते हैं। तो ये है हमारा जम्मू वाला रीजन, और यहां से लग के होता है पाकिस्तान, जो पहले भारत का ही हिस्सा था। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी भारत के अंतर्गत आता था। ये 1947 में अलग हुआ है हमारा ये पार्ट। इवन अफगानिस्तान वगैरह भी सब इसी में आता। यहीं पर है कुछ किरथर और 2 पहाड़ियां हैं, और उसके बीच का क्षेत्र जो होता था, यहाँ पर सबसे पहले उत्पादन हुआ था गेहूं और जौ का। ऐतिहासिक साक्ष्य जो मिलते हैं, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे अगर जाएं, तो सबसे पहले कृषि यानी एग्रीकल्चर यहीं पे शुरू हुआ था। ठीक है, उससे पहले हम पशुपालन करते थे, लेकिन पशुपालन का उद्देश्य हमारा उनका क्या होता था, बेसिकली हमारा मेन एम होता था शिकार करना। अगर कुत्ते हम पालते थे तो शिकार करना उनसे उद्देश्य होता था, रक्षा, और कभी कभी उनके मीट को खाना। तो मतलब अगर हमने फसल उत्पादन पे अगर देखें, यानी कृषि पर सीधे सीधे, जिसे हम मुख्य कृषि मानते हैं, यानी कि फसल उत्पादन, फार्मिंग या क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो भी भारत की ही देन है। देखिए, भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर होना क्यों शुरू हुआ, भारत में ही क्यों, विश्व तो बहुत बड़ा है। अगर हम इस पर जाएं तो हम देखते हैं कि भारत का क्लाइमेट ऐसा है, भारत का रीजन ऐसा है, भारतीय उपमहाद्वीप का, जो जहाँ पर कृषि करना बहुत आसान है। ठीक है भैया, इसलिए ही ऐसे कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण यहाँ पर सबसे पहले खेती हुई। तो सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी, जौ और गेहूं की। सबसे पहले जौ और गेहूं। कहाँ हुई थी, वर्तमान में पाकिस्तान है, वर्तमान में पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, वर्तमान के पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में पड़ता है। ये हमने हिस्ट्री में देखा होगा, क्लास 6 की हिस्ट्री में शायद दिया है, किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में। ठीक है भैया, उनके बीच के क्षेत्र में देखा गया। क्योंकि देखिए, बहुत पुरानी बात है, लगभग 5000 ईयर्स एगो की बात है, 5 to 7,500 ईयर्स पहले की, 7,500 वर्ष पहले की बात। तो इतना एक्यूरेसी से नहीं बताया जा सकता कि मेहरगढ़ में ही हुई थी, लेकिन वहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है भैया, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच इसे लिखा जाता है, ये सबसे एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, और चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमें, देखिए ये सब हिस्ट्री की बातें हो जाती है, लेकिन हमें जानना चाहिए, चूंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो चावल उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं भारत के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुनिया को अनाज उत्पादन भी हमने सिखाया है। ठीक भैया, वरना लोग अभी तक जानवरों को मारकर खा रहे होते। ऐसा होता नहीं, तो कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कितने अगर मोटे मोटे डिवाइड करें तो कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में है हम उतना ही पढ़ेंगे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीवन निर्वाह कृषि। और तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। तो ये तीनों क्या है, देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का मतलब है कि सबसे पहली बेसिक नीड क्या हो सकती है किसी इंसान की, सबसे पहली बेसिक नीड क्या हो सकती है। सबसे पहले तो एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए, वाटर, और उसके बाद फूड। तो मतलब हमारी बेसिक नीड क्या है, फूड। और फूड में जब हमने कृषि शुरू की तो हम किस तरह की कृषि करेंगे, खाने को मिल जाए इतना बहुत है, बस ऐसा ही
उस समय कमाना नहीं है ना, खाना है, खाने भर का हो जाए उतना ही बहुत है। हम सोचे कि हम होते तो क्या करते, सबसे पहले हमने देखा कि बीज फेंके, कुछ उगाया, उसे खाया जा सकता है, ठीक है, कुछ दिन बाद, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे ना कि हमें खाने भर का मिल जाए, उतना करेंगे। तो उसे कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये इसमें क्या करते हैं, सिर्फ जीवन निर्वाह भर की, यानी खाने पीने भर की, जितने में हमारा काम चल जाए उतना उत्पादन करते हैं, ठीक है भैया, प्रिमिटिव जीवन निर्वाह कृषि। इसके बाद हम क्या, इसके अंतर्गत कई तरह की कृषियाँ आती हैं, जैसे कि हम देखेंगे हमारे पास अब भी ये देखने को मिलती है, जीवन निर्वाह कृषि हमें अब भी देखने को मिलती है, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास खेत नहीं है। अभी हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, एक आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन, आज़ादी के बाद विनोबा भावे जी के द्वारा। तो ज़्यादातर लोगों के पास खेत नहीं है, छोटे मोटे खेत जिनके पास हैं वो यही करते हैं, दूसरा कुछ और कर लेंगे घर और बाकी खर्चे चलाने के लिए कुछ काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, और एक अपना कृषि करते होंगे, जो छोटा सा खेत का टुकड़ा उनके पास है उस पर खेती करते रहेंगे कि हमें खाने भर का यहाँ से मिल जाएगा, बाकी खर्चे हम मजदूरी करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये गांव में बहुत बेसिक चीज़ है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत बेसिक चीज़ है। हम आप अगर गांव से है तो आपने देखा होगा, अगर शहर से है तो गांव में जाइए, ये देखने को मिलेगा आपको। और जिनके पास खेत नहीं है वो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, ठीक है, उनसे लीज पे ले लेंगे। लीज पे लेने का मतलब इस तरह से नहीं, पैसे देकर लीज पे नहीं, जैसे शहरों में लीज होता है वैसा नहीं। खेत आपका है, काम हम करेंगे, सारी मेहनत हम करेंगे, आधा आपको दे देंगे या इतना पैसा आपको दे देंगे, इस तरह का, ठीक है। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा खेत है वो अपनी खेती कर ही नहीं पा रहे, उनके खेत पड़े हुए, तो उनका क्या है कि चलो कुछ तो मिलेगा, वो दे देते हैं, तो वो भी एक तरह की जीवन निर्वाह कृषि है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आ जाती है झूम कृषि, इसे भी इसी के अंतर्गत रखा जा सकता है, झूम कृषि कहते हैं इसे, और इसे कई नाम है, इसे कह सकते हैं कर्तन दहन प्रणाली, इसके अलावा स्थानांतरित कृषि, सबसे पहले यही शुरू की गई, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या हुआ, होता क्या है कि आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, इस पे आपने बुआई की, ठीक है, तो अब कुछ समय तक आप इस पे क्रॉपिंग करते रहे, कुछ समय तक इस पे फसल उगाते रहे, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे मिनरल्स, जो बेसिक नीड है प्लांट को ग्रो करने के लिए, मिनरल्स और बाकी उर्वरक खत्म हो जाते हैं, ठीक है, नमी, ह्यूमस, ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आप कंटिन्यूसली अगर उस पर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो खत्म हो जाता है। अभी क्या है, हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज है, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर्स यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत कुछ है जो हम यूज़ करके उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं, इसलिए हम एक ही लैंड पे बार बार क्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब लोगों ने क्रॉपिंग या फार्मिंग शुरू की तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं, उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, उन्हें बस इतना पता था कि बीज डालेंगे यहाँ पर तो प्लांट निकलेगा। तो वो करते क्या थे, सबसे पहले तो चारों तरफ जंगल थे ना, जंगलों को जला देते थे, इसीलिए इसे कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, इसलिए स्लैश बर्न, ठीक है भैया। तो क्या करेंगे, पहले पेड़ों को काटेंगे, जला देंगे, वहाँ पर राख हो जाएगी, पेड़ों की राख, उसको मिट्टी में मिला देंगे। अब उससे क्या होता है, राख से, क्योंकि पेड़ों को आपने जलाया, उसकी राख बहुत ही यूजफुल होती है, उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। तो उससे क्या करते हैं, वहाँ पे उस जमीन खाली होगी, पहला काम, दूसरा उनके लिए वो मैन्योर या फर्टिलाइजर का काम करेगी, उससे फसल अच्छी आएगी। अब उसको मिट्टी में मिला दिया, वहाँ पे खेती करेंगे, एक क्रॉप ली, 2 क्रॉप ली, 3 क्रॉप, खत्म ना, इसने में उर्वरक शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। अब वो वहाँ पे फिर से फसल पैदा करने की शक्ति उस जमीन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर से पेड़ों को काटते हैं, फिर से वही प्रोसेस वहाँ पे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, मतलब एक स्थान पर शिफ्टिंग सिस्टम, ठीक है भैया, शिफ्ट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं।
मतलब एक जगह आपने क्रॉपिंग की, काटी फसल, खाया पिया, मौज की, फिर दूसरे जगह चले गए, खत्म, दूसरे जगह चलेंगे, वहाँ काटेंगे, जलाएंगे, फसल बोएंगे, काटेंगे, खाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे। ऐसा अलग अलग जगहों पे इससे अलग अलग नाम दिया गया। ये 3 मुख्य नाम हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, जो 1 नंबर में MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये तो हमारा हो गया प्रारंभिक या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा हमें क्या देखना है, इंटेंसिव, गहन जीवन निर्वाह कृषि। अब क्या हुआ धीरे धीरे, मानिए कि ये आपके पास जमीन का टुकड़ा है। अब आपको अगर धीरे धीरे एग्रीकल्चर आ गया, क्रॉपिंग आ गई, तो आप क्या करोगे? अभी तक हम खानाबदोश थे, अभी तक हम घूम टहल रहे थे, जैसा कि अब भी होता है। हमारे पास जब नहीं है काम तो हम अलग अलग जगह काम के लिए जाते हैं, वहाँ से हमें पैसा मिलेगा, हम खरीदेंगे, खाएंगे, ठीक है, भोजन लेंगे वहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा जरिया हो जिससे हम घर पे रहकर भोजन उत्पादन कर सकें, तो हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने अब कृषि करना सीख लिया, ठीक, कृषि करना सीख लिया, तो एक स्थान पर रहने लगे। जो जमीन हम यूज करते थे अब तक, अब उसमें ही राख मिलाकर या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलाकर, काऊ डंग मिलाकर या गोबर मिलाकर, जो भी मिलाकर, हम धीरे धीरे कुछ सीख रहे हैं कि कैसे करेंगे। अब सूखे पत्ते मिला देते थे, जिससे उसकी उर्वरता बनी रहती थी जमीन की। पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या कि जनसंख्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। आप जहाँ रहोगे, क्योंकि देखो मैदानी क्षेत्र जो होता भैया, ज़्यादातर जनसंख्या वहाँ रहना चाहती है मैदानी क्षेत्रों के पास। क्योंकि वहाँ क्या होता है, मैदानी क्षेत्र कैसे बनते हैं, नदियाँ बहकर आएंगी मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ों के पास बगल में मैदान होते हैं ज़्यादातर। आप देखोगे ज़्यादातर क्या, हमेशा मैदान पहाड़ों के आसपास होंगे, ठीक। तो पहाड़ या पठार के, तो जब नदियाँ बहकर आएंगी तो वहाँ पानी आएगा, तो पानी से जो मिट्टी आएगी उससे वो मैदानी क्षेत्र बनता है। तो वो ज़मीन पहले तो बहुत उपजाऊ होती है, पहली बात बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा, वहाँ पानी है, और ये दोनों बेसिक नीड है किसी की लाइफ के लिए, ठीक है। एयर तो है ही अर्थ पे सभी जगह, तो ये दोनों बेसिक नीड है। तो जहाँ पे बेसिक नीड हमारी आसानी से पूरी हो जाएगी, हम वहाँ रहना पसंद करेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना। आलसी प्रवृत्ति देख लो इंसान की, यही है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ आसानी से मिल रहा है। तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी लोगों की एक ही जगह पे। क्या हुआ, तो फिर भैया अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी यहाँ पर इतने क्षेत्र पे रहने वाले 5 थे, इतने क्षेत्र पे डिपेंडेंट, इतने बड़े खेत पे, अब हो गए 10। अब 5 थे तो भी प्रोडक्शन यहाँ पे 1 क्विंटल ही होता था, अब 10 हो गए तो भी 1 क्विंटल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब 10 हो गए तो उसके लिए ज़मीन से ज़्यादा थोड़ी ना पैदा होने लगेगा। तो क्या होता, तो हमने कुछ नए नए तरीके ईजाद किए। क्या किया, सूखे पत्ते लाके डाल दिए, गाय के गोबर लाके डाल दिए। इससे क्या हो गया कि उर्वरता बढ़ गई ज़मीन की, अब प्रोडक्शन बढ़ने लगा। उतने ही क्षेत्र में एक की जगह 1.5 क्विंटल होने लगा, यानी 1.5 क्विंटल्स। अब पूरी नीड तो नहीं पूरी होगी, लेकिन कुछ तो होगी। हम थोड़ी सी ज़मीन भी बढ़ा लेंगे, फिर काट लेंगे थोड़ी सी पेड़ पौधों को और थोड़ी सी ज़मीन बढ़ा लेंगे, अब तो पूरी होगी हमारी नीड। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो यही हुआ कि हमारे पास जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध था उससे हमने उर्वरता बढ़ाने का प्रयास किया, और धीरे धीरे हम फिर फर्टिलाइजर्स पे आ गए, केमिकल से बनने वाले फर्टिलाइजर्स पे आ गए। फिर इंसेक्ट्स ने, जब हमने देखा कि इंसेक्ट से कुछ ऐसा हो रहा है कि इंसेक्ट्स और पेस्ट से हमारी कुछ फसल तो बर्बाद हो जाती है, वो खा लेते हैं, ठीक है। तो हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू किया। कुछ हमने देखा जानवर खा लेते हैं, हमने फेंसिंग करनी शुरू कर दी। मतलब इतने ही क्षेत्र में हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, हमने क्षेत्र को बढ़ाया नहीं, प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। ये कहलाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
यानी गहन जीवन निर्वाह कृषि। अच्छा, एक चीज और, क्या होता था, आपने इस क्षेत्र में एक सीजन में क्रॉप उगा ली, अब दूसरे सीजन के लिए आपको इसे खाली छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमें क्रॉप ही एक पता है। अब उसके लिए वैसा वेदर होगा, वैसा क्लाइमेट होगा, फिर से पैदा करेंगे। जैसे कि गेहूं आप देखिए, तो गेहूं के लिए जो मौसम चाहिए वो थोड़ा सर्द चाहिए। अब इसमें हमने एक सर्दी में बोया, अब 1 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा, अगली सर्दी में इसमें गेहूं पैदा होगा। तो यहाँ क्या हुआ, हमें ऐसा वेट नहीं करना है, हमने कुछ और क्रॉप को उगाना सीख लिया। गेहूं बोया, उसके बाद हमने क्या बोया, इसमें कुछ सब्जियां बो दी, फिर क्या बोया, इसमें चावल बो दिए, धान बो दिए, ठीक है। तो ऐसे कई क्रॉप्स हमने उगानी शुरू की, इसे ही कहा गया, मतलब एक ही क्षेत्र में कई तरह की क्रॉप्स को हम लेने लगे एक ही जमीन पर। कैसे, इसको यहाँ पे खाली छोड़ देने से क्या होता था, इसकी उर्वरता फिर से उतनी ही लगभग बन जाती थी, तो हम अगले साल गेहूं का उत्पादन फिर उतना ही कर पाते थे। जमीन को खाली छोड़ते, इसे कहते हैं परती छोड़ना, परती। तो परती छोड़ देने से क्या होता था, खाली छोड़ देने से उसकी उर्वरता फिर से बन जाती थी, बारिश होगी, ह्यूमस आ जाएगा, मिनरल्स कुछ आसपास से, तो उसकी उर्वरता फिर से उतनी ही बनी रहेगी। अब हमने क्या किया कि इसकी उर्वरता हमने आर्टिफिशियल रूप से मेंटेन की, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, मैन्योर्स का उपयोग करके, और जो हमारी क्रॉप को नुकसान हो रहा था किससे, दूसरे जीव जीवाणुओं से, उससे हमने इसका बचाव किया, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है भैया, तो ये हो गई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये भी अभी क्या है, जीवन निर्वाह कृषि ही है। क्यों जीवन निर्वाह है, हमने ऐसा करना क्यों शुरू किया था, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के कारण। मतलब अब भी हम उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जितना हमारे लोगों को, बढ़े हुए लोगों को और हमें मिलाकर जरूरत है। अब 10 थे तो 10 के लिए जितनी जरूरत है हम उतना ही पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टाइप क्या है इसका, कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। ये क्या है भैया, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, अब तो हमने क्रॉपिंग करना सीख लिया, फार्मिंग करना सीख लिया ना, अब हमें फसल पैदा करना आ गया, तो मन में आ गई लालच, हमारे पास खेत है, हम फसल उत्पादन करेंगे, दूसरों को बेचेंगे जिनके पास है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे चावल उत्पादन होता है तो हम यहाँ पे चावल उत्पादन करेंगे। ये हो गया एरिया 1, A1, और यहाँ पे एरिया 2 में क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है वीट। एक तो ये हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग का रीजन कि हम यहाँ से इन्हें ये दे देंगे, ये हमको ये दे देंगे, आदान प्रदान बदल लेंगे, हम इनको दे देंगे वीट, इनको दे देंगे हम राइस, ये हमको दे देंगे वीट, तो दोनों का काम हो जाएगा, ये वीट खा लेंगे, हम राइस खा लेंगे, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जिनके पास खेत ज्यादा थे, रहने वाले 5 हैं और खेत है 50 बीघे, अभी क्या करेंगे 5 लोग 50 बीघे में, क्या उत्पादन करेंगे ऐसा कि उन्हें खा के खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें हमने क्या किया, गन्ने की बुआई कर दी, गन्ना की बुआई कर दी। अब इससे क्या बनेगी, चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा, बहुत सी चीजें गन्ने से बनती हैं। तो गन्ने की बुआई कर दी। गन्ना एक ऐसा प्रोडक्ट है भैया, गन्ना एक ऐसी क्रॉप है भैया जिसकी हर एक चीज यूज हो जाती है, कुछ भी इसका वेस्ट नहीं होता, पत्ती से लेकर जड़ तक। तो हमने गन्ना बोया और अब गन्ने से हम क्या करेंगे, गन्ने को बेचेंगे, ठीक है, मिलर को बेच देंगे, जो शुगर केन मिलर है उसको गन्ना बेच देंगे, हमारा काम खत्म। हमने गन्ना बोया, काटा और उसको बेच दिया, इससे हमें क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा। अब इस मनी से हम अपने और काम करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, बाकी सब चीज़ों पे खर्च करेंगे, लग्जरियस चीज़ पे खर्च करेंगे, अपनी लग्जरी के लिए यूज करेंगे, ठीक। तो गन्ना बोया हमने। अब ये जो 5 एकड़ पे हमने गन्ना बोया, अब ये गन्ने का उत्पादन क्या है भैया, कॉमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड कितने की थी, 2 क्विंटल में हो जाता ना। अगर हम मान के चले कि 2 क्विंटल भर की जरूरत थी तो 2 क्विंटल में हो जाता ना, लेकिन हमने गन्ने का उत्पादन कितना किया, 100 क्विंटल, ठीक है। तो उसे हमने क्या किया, बाकी
98 क्विंटल्स को बेच दिया। अब वो 98 क्विंटल्स हमने कॉमर्शलाइज किए, उसका यूज हमने अर्निंग के लिए किया। तो जब हम इस एग्रीकल्चर का यूज अर्निंग के लिए करने लगे, मनी अर्निंग के लिए, तो वो क्या हो गया भैया, क्या कहलाया, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बेसिकली ये 3 तरीके। अब कॉमर्शियल फार्मिंग में हम क्या क्या बोते हैं जनरली देख लीजिए। जितने प्लांटेशन क्रॉप हैं, प्लांटेशन क्रॉप में क्या किया जाएगा, टी, कॉफी, ठीक है भैया, फ्रूट्स, जनरली ये यूज होते हैं। इसके अलावा क्या, गन्ना एक हमने आपको बता ही दिया, गन्ना हो गया, ठीक है। और देखिए केले का उत्पादन जो जनरली हमें देखने को मिल जाता है, ये सब चीजें हैं। तो ये हमारी जो है 3 तरह की फार्मिंग हो गई। इसके अलावा इस पर बहुत कुछ चर्चा करने को है, लेकिन अभी एक नज़र हम सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब इसमें आज के सेशन में हम एक चीज़ और देखेंगे, बाकी चीज़ें हमारी जो आ जाती है, क्रॉप आ जाता है, फिर भूदान आंदोलन और कुछ और चीज़ें जो हम फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद। तो इसमें एक आ जाता है सीजन भैया, क्या सीजन, सीजन क्या एक जानते हैं आप, तो वो गर्मी सर्दी वाला वो नहीं है हमारा सीजन। हमारा सीजन है खरीफ, रबी और जायद। इसको हम कैसे समझेंगे, जनरली हम कई बार देखा जाता है इसे भूल जाता है, तो हम कैसे समझेंगे। कैलेंडर आप जानते हो, कैलेंडर कब शुरू होता है, 2-3 तरह के कैलेंडर हम यूज करते हैं। एक तो हम जो जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर होता है, जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर पे खत्म हो जाता है, ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक कैलेंडर या आर्थिक कैलेंडर, जो हमारा शुरू होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है।